सेशन को देख लिया था, हमने देखा था कि क्या क्या मसाइल थे, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या था, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और हमने एक जो उससे कंक्लूजन निकाला था वो ये था कि एक सेमाफोर है कि हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो है ना तकरीबन तमाम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेमाफोर के अंदर जो है ना मेरे पास वैरायटी आ गई थी बाइनरी और काउंटिंग की। तो जहाँ पे मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए थी या ऐसे सोर्स के लिए कंपटीशन था जहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस को अलाउ करना है, तो वहाँ पे बाइनरी। और जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स या मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ सेम रिसोर्स है, या की चीज इंशाल्लाह आपको 1.5 लाख में क्लियर होगी, तो वहाँ पे जो है हम काउंटिंग सेमाफोर को यूज कर सकते हैं। इवन के 1.5 लाख का भी हमें एक इम्प्लीमेंटेशन जो सेमाफोर के थ्रू ही। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हम अपने आज के नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे आसान टॉपिक जो है ना वो शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग जो भी आप लोग उसको पढ़ते हो वो इसी की है। बड़े मजे का है, अगर एक दफा आपको समझ आ जाती है तो ये बड़े अच्छी चीज है, मतलब फ्री के नंबर अगर इसमें से कोई आ जाता है तो। जितने भी हम एल्गोरिथम देखेंगे उसमें एक बात याद रखिएगा कि कभी भी इसमें से जो है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा कि सॉल्व करें और ये बताएंगे इसका क्या होगा। आपको ज्यादा जो क्वेश्चन इसमें से पूछने जाने के चांसेस है वो है एवरेज वेटिंग टाइम के, कि आपको 3-4 या टेबल आ जाएगा या प्रोसेस बता दी जाएगा और उनका बस टाइम बता दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर हमने इस पे फ्ला एल्गोरिथम जो अप्लाई किया है उसके मुताबिक इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, या शाज़ नादर जो है ना एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी पूछ लिया जाता है। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, वो हम इसको देखते रहेंगे। और हर एग्जांपल के साथ जो है ना कम से कम मैं एवरेज वेटिंग टाइम आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ताकि कभी कभार अगर इस तरह क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पहले तो आसान है वेटिंग टाइम को सॉल्व करना, लेकिन जैसे ही हम प्रिमिटिव की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि इसमें मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जो हमने एक सिंपल सा फार्मूला लगाया होता है उससे हम एवरेज वेटिंग टाइम को जो है ना कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो भी हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल तरीका क्या क्या है। तो चलें हम अपने स्केजुलिंग के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए जी, आज के टॉपिक में हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले तो यही होगा कि स्केजुलिंग है क्या। शेड्यूलर को हम हल्का सा टच करेंगे। उसके बाद हम स्केजुलिंग क्राइटेरिया देखेंगे कि किस क्राइटेरिया के बेस पे जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ प्रोसेस को स्केड्यूल करता है। उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे स्केजुलिंग की, यानी कि जिनको आप स्केजुलिंग एल्गोरिथम भी बोल सकते हो। और आखिर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टारवेशन और एजिंग। ये तकरीबन हर एल्गोरिथम के जब मैं उसको कम्प्रीहेंसिव की तरफ जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें स्टारवेशन आ सकती है और इसका सोल्यूशन एजिंग है। तो अभी के लिए ये तो आपके लिए दो टर्म्स है, बिल्कुल लास्ट में जाके हम समझेंगे कि स्टारवेशन क्या है और एजिंग क्या है। तो देखें जी, आज तक जो हमने पढ़ लिया उसको हम थोड़ा सा अपना इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें स्केजुलिंग को समझने में आसानी हो। तो एक जो प्रोसेस होता है जो हमने अभी तक देखा है, तो हमने देखा था कि जब एक दफा किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी पूरी एग्जीक्यूशन जो है ना उसको कंप्लीट करे। बीच में हमने देखा था कि काफी प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जो है ना कोई सर्विस चाहिए होती है। तो उस सूरत में क्या है कि अगर हम उसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किए रखें तो सीपीयू के साइकिल जितनी देर में ये आईओ डिवाइस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो वेस्ट हो जाते हैं। और हमने कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम सीपीयू कोई भी साइकिल जो है ना वो वेस्ट ना होने दें। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश यही थी कि सीपीयू को हम मैक्सिमम बिजी रखें। तो इस चीज को हम थोड़ा सा मजीद जो है ना आप आगे इलेबोरेट करते हैं कि कोई भी सीपीयू प्रोसेस जो है ना उसके अंदर दो किस्म के काम हो रहे होते हैं। एक ऐसा काम जिसमें वो अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी इसको सीपीयू चाहिए होता है उस काम के लिए, इसको हम बोलेंगे सीपीयू बर्स्ट के नाम से, कि वो सीपीयू को यूज कर। और दूसरा फेज किसी भी प्रोसेस के अंदर वो होता है जिसके अंदर वो सीपीयू को यूज नहीं कर रहा होता, वो किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को या डाटा भेज रहा होता है या उसे डाटा उसने रिक्वेस्ट किया होता है कि मुझे भेज दो, तो उसको हम बोलेंगे आईओ बर्स्ट के नाम से। तो ये दो टर्म हमने देख ली कि सीपीयू बर्स्ट क्या है, आईओ बर्स्ट क्या है। सीपीयू बर्स्ट वो साइकिल्स है, वो टाइम है जिसके दौरान कोई भी प्रोसेस सीपीयू पे अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। और अगर किसी वजह से उसको कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस में कोई डाटा सेंड या रिसीव करना पड़ जाए तो वो वेटिंग में चला जाता है। हमने इसको पहले भी देखा था। तो उस जो जिस दौरान वो वेट कर रहा होता है किसी भी आईओ के लिए, उस क्या कहते हैं टाइम स्पेंड को जो है ना हमने आईओ बर्स्ट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखो, हो सकता है कि एक सीपीयू जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रहा हो, किसी भी वजह से उसको आईओ का वेट करना पड़ जाए तो उसको हम आईओ बर्स्ट में चला जाएगा। अगेन उसको सीपीयू मिलेगा, अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हो सकता है अगेन वो किसी आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट करे, अगेन वो आईओ बर्स्ट में चला जाएगा। अगेन वो सीपीयू मिलेगा, अपना काम खत्म करेगा, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। अल्टरनेटिवली जो है ना कभी वो सीपीयू बर्स्ट में होता है, फेज में होता है, कभी वो आईओ बर्स्ट के फेज में होता है, यहाँ तक कि जो है ना उसको तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये दो टर्म्स हैं, सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट। इसको देखें जी क्या है, इसी की बेस पे जो है ना हम शेड्यूलिंग करेंगे कि जब भी सीपीयू बर्स्ट हो रहा होगा हमारी कोशिश होगी कि हम जो है ना
किसी और प्रोसेस को वो सीपीयू ना दे। लेकिन जैसे ही एक प्रोसेस आईओ बस में जाएगा तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, क्योंकि उस वक्त तक सीपीयू काम नहीं कर रहा, फ्री बैठा है। तो हमने सीपीयू को फ्री नहीं रहना देना, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी रेडी क्यू में से कोई और प्रोसेस को उठाएंगे और उसको सीपीयू लोकेट करेंगे। उसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें समझाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और टर्म्स है सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड प्रोसेस के नाम से। तो देखो, कुछ प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में ऐसे, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे रन हो रहे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सीपीयू चाहिए होता है, और उनको बहुत कम तादाद में जो है ना आईओ डिवाइस से कोई डाटा इन या रीड या राइट करना होता है। तो उनका मैक्सिमम काम जो है ना वो सीपीयू पर अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना होता है। और इसके मुकाबले में कुछ हमारे पास प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ज्यादातर टाइम जो है ना इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को डाटा सेंड करने में और उससे डाटा रीड करने में लगाते हैं। अपनी इंस्ट्रक्शन को वो बहुत थोड़े अरसे के लिए जो है ना सीपीयू पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इसी लिहाज से जो है ना हमने इनकी कैटेगराइजेशन कर दी है कि एक प्रोसेस ऐसा है जो सीपीयू उसको ज्यादा चाहिए, उसको हमने नाम दे दिया कि वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है। और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसको सीपीयू कम चाहिए लेकिन आईओ रिक्वेस्ट में जो अपना टाइम ज्यादा लगा रहा होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हमने कह दिया कि वो आईओ बाउंड है। तो हम इनको पढ़ भी लेते हैं, देखें। अब प्रोसेस बिगिंस एंड एंड्स विद द सीपीयू बर्स्ट। हमने पहले देख लिया कि सीपीयू प्रोसेस स्टार्ट ही उस वक्त होगा जब उसको सीपीयू मिल जाता है। इन एग्जीक्यूशन हमने पढ़ा था, कोई भी प्रोग्राम है वो प्रोसेस तब बनता है जब वो इन एग्जीक्यूशन हो। और इन एग्जीक्यूशन से जी हसन सर आज आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं अभी जो है मैंने ज्वाइन किया है सर। सीपीयू स्केड्यूलिंग। ओके सर। तो देखो, कोई भी प्रोसेस है ना उसका पहला जो साइकिल होगा हमेशा सीपीयू बर्स्ट हो। ये तो नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस आते ही जो है ना आईओ में चला गया। कम से कम वो एक इंस्ट्रक्शन तो लाजमी रन करेगा, तब उसको जाके आईओ रिक्वेस्ट की या सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू बस से स्टार्ट होगा और हमेशा सीपीयू बस पे ही खत्म होगा। बीच में अल्टरनेट हो सकता है, कभी IO बस आ सकता है, कभी सीपीयू बस, कभी आईओ बस, इस तरह का। तो ये बात पहले वही लिखी हुई है कि कोई भी प्रोसेस है वो हमेशा बिगन और एंड जो है ना वो सीपीयू बस से होगा। और इन बिटवीन और इसके बीच में सीपीयू एक्टिविटी इज सस्पेंडेड। कब सस्पेंड होगी? व्हेन एवर एन आईओ ऑपरेशन इज नीडेड। यानी इसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वो आईओ बस मोड में चला जाए, और अगेन जब उसका वो काम हो जाए तो अगेन वो सीपीयू बस में आ जाए। देखिए, जब हम सीपीयू बाउंड के आईओ बाउंड की प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ते हैं, पहले हम आईओ बाउंड को देखते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड आईओ बाउंड कब? इफ सीपीयू बर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट कंपेयर टू द आईओ बर्स्ट। ये मैंने बात पहले बता दी है कि अगर उनका आईओ बर्स्ट टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीपीयू बर्स्ट टाइम पीरियड, तो हम उस ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे कि वो आईओ बाउंड प्रोसेस है। इनमें आप कौन कौन से आते हैं देखें। टिपिकल डाटा प्रोसेसिंग टास्क, कौन से? रीडिंग रैकेट है, कोई रिकॉर्ड को आप रीड कर रहे हो। सम मिनिमल कंप्यूटेशन, इसमें बहुत आपको मिनिमल कंप्यूटेशन चाहिए होती है। या राइटिंग अ रैकेट, या किसी रिकॉर्ड को जो है ना आप राइट कर रहे हो। तो ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन की सीपीयू पर रीड करने की या एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं होती। उनका काम सिंपल क्या है कि वो किसी भी मेमोरी लोकेशन में जाके डाटा को रीड या राइट कर रहे हो। तो ऐसे प्रोसेस को हमने बोल दिया कि वो आईओ बाउंड प्रोसेस। उसके मुकाबले में सीपीयू बाउंड कौन सा होते हैं वो हम देख लेते हैं। अ प्रोसेस इज कॉल्ड सीपीयू बाउंड इफ सीपीयू बर्स्ट आर रिलेटिवली लॉन्ग, जिसके सीपीयू बर्स्ट सर ज्यादा। यहाँ पे आप जी सर, ये ब्रश से सीपीयू ब्रश से आप क्या मुराद ले रहे हैं? वो टाइम पीरियड जिसमें कोई प्रोसेस अपनी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू पे एग्जीक्यूट करवाता है। लेट्स से कि एक प्रोसेस है, उसका टोटल टाइम जो है ना, जो कंप्लीशन टाइम उसने लिया वो 6 सेकंड लिया। तो अगर हम इसमें इसका एनालिसिस करें और हमें पता चले कि यार 4 सेकंड जो है ना उसने अपने आप को सीपीयू पे एग्जीक्यूट करवाया है, जबकि 2 सेकंड उसने वेट किया है आईओ डिवाइस का। तो इसमें देखो, अब सीपीयू बर्स्ट जो है उसका टाइम ज्यादा है, 4 सेकंड है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये सीपीयू बाउंड प्रोसेस है। और एक और प्रोसेस है, लेट से मेरे पास P2, उसका एनालिसिस मैंने किया तो मुझे पता चला कि इसका कंप्लीशन टाइम लेट से 10 सेकंड्स है। 10 सेकंड में उसने सिर्फ सीपीयू को एक्चुअली यूज किया 3 सेकंड के लिए। बाकी 7 सेकंड जो है ना उसने किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से डाटा रीड या राइट करने में गुजारा है। तो अब देखो, इसमें आईओ बर्स्ट टाइम जो है वो, या कह लो कि आईओ सर्विस टाइम जो है ना इस प्रोसेस का ज्यादा है। तो इस प्रोसेस को मैंने बोला कि ये आईओ बाउंड प्रोसेस। समझा गया ये? यस सर। अब ये जरूरी नहीं है कि जो है ना बिल्कुल इकट्ठा टाइम हो 7 सेकंड। हो सकता है कि 1 सेकंड चलाओ, फिर अगेन बीच में आईओ रिक्वेस्ट आ गई, उसके बाद 5 सेकंड चलाओ, फिर अगेन आ गई, और आखिर में 1 सेकंड मजीद चलाओ।
ये हम मान के चल रहे हैं कि इनको इनके बीच में अल्टरनेट साइकिल होता है, लेकिन टोटल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी का टोटल टाइम जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन का ज्यादा है तो उसको हम बोल देंगे कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, और किसी का अगर आईओ का टाइम ज्यादा यूटिलाइजेशन का तो उसको हम बोल देंगे कि आईओ बाउंड प्रोसेस। सीपीयू स्केड्यूलर हम पहले भी देख चुके हैं। हमने देखे थे कि 3 किस्म के हमने स्केड्यूलर को देखा था, एक लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, एक सर शॉर्ट टर्म। स्क्रीन शो हो रही है अभी, पिछली वाली, क्या हो रही मतलब स्क्रीन आप नेक्स्ट पे चले, हाँ जी अब हुई है। है? और तीसरा हमने देखा था मीडियम टर्म, जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था कि ज्यादा यूज करता है। लॉन्ग टर्म का काम क्या था कि हार्ड डिस्क से उठा के वो एक हमने अलग से एक बनाई हुई थी, या रेडी क्यू में लेके आता था प्रोसेस को। ये हम हार्ड डिस्क में भी एक पोर्शन हमने देखा था, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं वो रेडी क्यू में लेके आ रहा है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम हमने देखा था कि वो रेडी क्यू में जो प्रोसेस पड़े हैं, वेट कर रहे हैं सीपीयू लोकेशन का, उसमें से सिलेक्ट करता था कि नेक्स्ट सीपीयू किसको मिलना है। ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम था। इसी का दूसरा नाम हमने सीपीयू स्केड्यूलर भी देखा था। और हमने यानी फिर सर आगे एक बात, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जिनके ये रैम में पड़े होंगे। जी प्रोसेस होता ही रैम के अंदर है ना, तो ये वर्क कर रहा है तो उसका मतलब ये रैम का सॉफ्टवेयर है, ये इनको हार्डवेयर नहीं समझना। जितने भी टाइप के स्केड्यूलर हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पीस ऑफ कोड्स है। अच्छा, अच्छा, और हमारे लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो है ये तो हमारे हार्ड डिस्क पे पड़े होते हैं ना। नहीं जनाब, हार्ड डिस्क से प्रोसेस उठा के ये रैम के अंदर लेके आता है, ये उसका काम है। एग्जीक्यूशन जो भी हो रही होती है, बेशक किसी भी चीज की है, हमेशा रैम के अंदर वो चीज मौजूद होती है। सर वो तो होती है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ये इन दोनों का तो यही डिफरेंस बनेगा ना, कि लॉन्ग टर्म जो है वो हार्ड डिस्क से लेके आ रहा होगा, यानी सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लेके आ रहा है, जबकि जो शॉर्ट टर्म जो है ये हमारे उसमें रैम में ही पड़े होंगे। ओ सॉरी, हाँ जी रैम में ही पड़े होंगे प्रोसेस। ठीक है, जैसे ये मैंने बताया था कि आप किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल पर डबल क्लिक करते हो तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर स्टार्ट हो जाता है। वो क्या करता है कि उस प्रोसेस को उठा के रैम के अंदर ले आता है। अब हम मान के चल रहे हैं कि रैम में जगह है, अभी जगह नहीं है तो वो अलग सिनेरियो, तो वो मैंने बताया था। अभी हम मान के चल रहे हैं रैम में जगह मौजूद थी तो रैम में ये लेके आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि रैम में आते ही इसको सीपीयू मिल जाए, हो सकता है इससे पहले कुछ प्रोसेस पड़े हुए हों। तो ये इसका काम था कि हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लेके आना, ये लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम। अब ये रैम में आ गया है, रैम से इसकी बारी जब भी आएगी तो इसको सीपीयू एलोकेट करवाना है। तो ये सिलेक्ट करना कि नेक्स्ट किस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, ये काम था शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का। वो सिर्फ सिलेक्ट करता था कि ये नेक्स्ट कैंडिडेट है जिसको सीपीयू मिलना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था कि जब मैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर पढ़ा रहा था कि एक टर्म थी डिस्पैचर, जो मैंने कहा था कि देखो जी सर। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या है, इसकी एक्सटेंशन मान लो इसको। जी बोलें। एक्चुअल नहीं काम जो है सर, ना वो मैं तो यही बता रहा शॉर्ट था टर्म, कि डिस्पैच। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सिर्फ सेलेक्ट करता है कि नेक्स्ट सीपीयू किस प्रोसेस को मिलना है। एक्चुअल उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कौन करवाता है, वो एक शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के अंदर मजीद एक छोटा सा प्रोग्राम कह लो, उसके एक्सटेंशन कह लो, उसका नाम था डिस्पैचर। डिस्पैचर करवाता था, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मीडियम टर्म स्केड्यूलर हमने देखा था कि किसी वजह से रैम से अगर हमने प्रोसेस को रिमूव करना है, वो रिमूव करके अगेन सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाता था। ये था मीडियम टर्म स्केड्यूलर का काम। ठीक है, मैंने इसको रिवाइज कर भी दिया है ऑलरेडी, हम इन तीनों टाइप के स्केड्यूलर को पढ़ भी चुके हैं। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम है किसी भी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क से उठा के रैम के अंदर लेके आना। रैम के अंदर एक दफा आ गया, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सेलेक्ट करेगा कि नेक्स्ट किस प्रोसेस को सीपीयू मिलना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रैम में काफी सारे प्रोसेस मौजूद हैं, वेट कर रहे हैं कि हमें सीपीयू दिए। कि वो प्रोसेस, जो भी न्यू प्रोसेस जनरेट होगा उसे लेके आ जाएगा रैम में। आप सेकेंडरी मेमोरी क्यों कह रहे हैं सर इसे? सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कि जो हमारे पहले ये होते हैं प्रोसेस, ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी में ही पड़े होते हैं ना, तो इनको लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ही उठा के लेके आता है रैम में। और फिर जब रैम में पड़े होते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है उनको सिलेक्ट करता है कि किसको सीपीयू एलोकेट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद डिस्पैचर वो एक्चुअल प्रोग्राम है जो सीपीयू एलोकेट करवाता है, तो ये हमने देख लिया। उसका मीडियम टर्म स्केड्यूलर का काम ये था कि सीपीयू रैम में मौजूद है, उसको रैम से वो रिमूव करके अगेन सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क बोल दो उसको, उसमें लेके जाता था। और हमने देखा था कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ये कम करता है। स्वैपिंग भी हमने इसको बोला था कि स्वैप आउट करता है प्रोसेस को।
तो ये हमारे पास तीन टाइप के स्केड्यूलर थे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम इसको आगे चलते हैं, देखिए। ठीक है, अच्छा, सीपीयू शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग डिसीजन टेक प्लेस अंडर वन ऑफ फोर कंडीशन। अब 4 कंडीशन ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसी फेस करना पड़ जाती है जब उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप करवा के किसी और प्रोसेस को सीपीयू दे। 4 कंडीशन हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। देखें, व्हेन, पहली कंडीशन ये है, व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट। एक प्रोसेस को सीपीयू मिला हुआ था और किसी वजह से उसने आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट की, तो वो अपने रनिंग स्टेट से, जब हमने स्टेट्स को पढ़ा था हमने देखा था कि वो वेटिंग स्टेट में आ जाता है। अब देखो, जब भी कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आता है ना, उस दौरान सीपीयू फ्री हो जाता है, क्योंकि सीपीयू तो तब काम करेगा जब उसको एग्जीक्यूशन जो उसने चीज मांगी है मिल जाएगी, तब अपने एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। जब तक कोई भी प्रोसेस में वेटिंग स्टेट में है और अगर उसने स्टिल सीपीयू को होल्ड किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो सीपीयू से जो है उसको फ्री बिठाया हुआ है, कोई काम नहीं ले रहा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो कहता है कि नहीं, सीपीयू को फ्री नहीं रहने देना। तो इस दौरान अगर कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आया है तो सीपीयू किसी और प्रोसेस को दे दिया जाता है। तो एक स्टेट तो ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी देखे क्या है, व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। ये हमने देखा था कब होती है कि लेट्स से ये प्रोसेस P1 है, इसको सीपीयू मिला हुआ था, ये अपना काम कर रहा था। अब एक प्रोसेस P2 आया जिसकी प्रायोरिटी P1 से हाई है, तो हम इससे सीपीयू लेके P2 को दे देते थे। अब देखो, P1 वेटिंग में नहीं गया, हालांकि वो रनिंग स्टेट में था, और उससे सीपीयू ले लिया गया। और जब भी हम स्केड्यूलिंग में देखेंगे किसी प्रोसेस के पास सीपीयू होता है और उससे हम सीपीयू ले लेते हैं, तो वो अगेन रेडी क्यू में मूव कर जाता है। यहां हम कह रहे हैं कि वो अगेन रेडी स्टेट में चला जाता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाता है, वो कब होता है मैंने बता दिया। तीसरी स्टेट हमारे पास कौन सी है, देखो, जिसमें स्केड्यूलिंग हो सकती है। व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। ये कब होती थी, अब एक प्रोसेस था जिसने आईओ की रिक्वेस्ट की थी और वो वेटिंग स्टेट में था, तो जो भी इसने आईओ इनपुट या आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड या राइट करना था वो कर लिया है। अब जाहिर है, अब उसने कर लिया तो वो कहेगा अब मुझे अगेन सीपीयू दो। तो मैंने यहाँ पे एक बात उस वक्त भी बताई थी कि कभी भी कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट से डायरेक्ट रनिंग में नहीं आ सकता कि यार अभी मेरे पास था सीपीयू, मैंने मुझसे ले लिया गया है, अब मेरा काम पूरा हो गया तो मुझे अगेन सीपीयू दो। नहीं, वो कहेगा कि मैं अब रेडी हूँ, कि मैंने जो काम करना था वो मैं कर चुका हूँ, अब मैं अगेन एलिजिबल हूँ कि मुझे सीपीयू दिए जाए। और जितने भी प्रोसेस रेडी होते हैं सीपीयू को रिसीव करने के लिए, उनको हम रखते हैं रेडी क्यू में। तो ये अगेन वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में मूव कर जाता है। तो इस दौरान भी अब ये कैंडिडेट हो गया कि इसको सीपीयू दिया जा सकता है, देंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन दिया जा सकता है। तीसरी स्टेट ये हो गया हमारे पास। चौथी स्टेट क्या है कि एक प्रोसेस तो उसको सीपीयू मिला हुआ था, उसने अपना काम खत्म कर लिया है, अब वो उसको काम खत्म कर लिया तो अब मजीद उसको सीपीयू नहीं दिया जा सकता। तो चौथी स्टेट में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना हमारे पास, इसमें तो लाजमी स्केजुलिंग होगी। स्केजुलिंग से बता दें किसी और सीपीयू को प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। और बाकी देखो, जो पहली स्टेट थी क्या कि एक रनिंग स्टेट में था, उससे वेटिंग में चला गया। अब वेटिंग में चला गया तो सीपीयू होल्ड करके रखेगा तो उसको वेस्ट करेगा वो। तो पहली कंडीशन भी हमारे पास जो है ना, उसमें भी हमारे पास चॉइस नहीं है। पहली और चौथी कंडीशन में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें लाजमी तौर पे जो है ना किसी और प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू देना पड़ेगा, वगरना सीपीयू अगर उसी प्रोसेस ने होल्ड करके रखा तो उसके साइकिल जाया होते रहेंगे, सीपीयू कोई काम नहीं करेगा। लेकिन देखो, लेट्स से कि अब दूसरे और तीसरे को एनालाइज करते हैं। हमने कहा कि रनिंग स्टेट से वो रेडी स्टेट में गया है, ठीक है जी। रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जब जाता है, हमने प्रायोरिटी में देखा था, अब वो प्रोसेस P1 था वो रेडी में आ गया। सर आपने ये फर्स्ट और फोर्थ का क्या बताया है कि हमारे पास चॉइस नहीं है, इसमें चॉइस नहीं है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमें लाजमी तौर पे सीपीयू किसी और प्रोसेस को देना पड़ेगा। देखो, दूसरी कंडीशन मैंने बताई है कि लेट्स से P1 से प्रोसेस लिया गया था, P1 अगेन जो है वो रेडी क्यू में आ गया और P2 को दे दिया था। अब देखो, हमारे पास चॉइस है कि हम या तो P2 को ही दे के रखें कि भाई आप ही एग्जीक्यूट करते रहो, या अगेन P1 को सिलेक्ट कर लें, या हो सकता है कि P3 भी कोई पड़ा हो उसको भी दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास चॉइस है कि या जिसको हमने दे दिए वही चलाता रहे, या हम किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिनेरियो हम देखेंगे। और तीसरे को हम देखते हैं कि एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आया, तो इसमें भी हमारे पास चॉइस है। अब मैं इसको समराइज करने लगा हूं।
जब भी कोई प्रोसेस किसी भी स्टेट से रेडी स्टेट में आएगा तो हमारे पास चॉइस होगी कि अभी जो प्रोसेस आया है इसको फौरी तौर पे सीपीयू देना है या पहले जिस प्रोसेस के पास है उसी के साथ कंटिन्यू करना है। याद रखें कोई भी स्टेट है ये मैटर नहीं करता, वो रेडी स्टेट में रहा है। जब भी कोई प्रोसेस किसी भी अपनी 5 स्टेट में से कोई भी स्टेट पहले थी उसमें से रेडी स्टेट में आएगा तो हमारे पास हमेशा चॉइस होगी कि जो ये प्रोसेस नया आया है इसको सीपीयू दें या जो पहले के पास है उसी को कंटिन्यू रखें। लेकिन जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है वो तो बिल्कुल एंड कैसे ना, जब भी कोई प्रोसेस किसी भी स्टेट से वेटिंग स्टेट में आता है तब हमारे पास चॉइस नहीं है। वेटिंग स्टेट में गया हमें लाजमी तौर पे जो है ना किसी नए प्रोसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखे हुए देखें, पहला पॉइंट कि पहली और चौथी कंडीशन में हमारे पास कोई चॉइस नहीं। अ न्यू प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड, एक नए प्रोसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको सीपीयू देना पड़ेगा। जबकि कंडीशन 2 और 3 के लिए हमारे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? टू आइदर कंटिन्यू रनिंग द करंट प्रोसेस, कि जो जिस प्रोसेस के पास सीपीयू है या तो हम उसी को कंटिन्यू रखें या जो नया आया है सिलेक्ट अ डिफरेंट वन उसको हम सिलेक्ट कर लें। ठीक है? यस सर, समझ आ जी सर ये ठीक है, लेकिन जो कंडीशन है ना 1 उसमें भी सर ये पॉसिबल है कि वो क्या? मतलब कि न्यू की सिलेक्शन जो हम कह रहे हैं ना वो न्यू की बजाय कोई ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जो हमने मतलब पहले वेटिंग से होके रेडी में आ रहा होगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमने तो जो करंट था वो वेटिंग में जा रहा था, हमने सिलेक्ट करे। वो न्यू प्रोसेस हो सकता है 4 कंडीशन के लिहाज से, लेकिन 1 कंडीशन के लिहाज से कोई पहले वाला प्रोसेस भी जो वेटिंग से हमारा इधर आ रहा है ना रेडी में वो भी सिलेक्ट हो नहीं, हम सकता है रेडी सर। में नहीं ला रहे हैं ना, हम वेटिंग में लेके जा रहे हैं। रेडी को तो मैंने बता दिया कि जब भी प्रोसेस रेडी में आ रहा है ना तब आपके पास चॉइस है। पहले जी वाला सर, रेडी मतलब में कि नहीं जा रहा, जी वेटिंग में जी जा रहा। वो वेटिंग में जा रहा है, लेकिन उससे पहले में भी कोई वेटिंग में गया था और अब वो रेडी में पहुंचा हुआ, तो सर जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस नहीं हुई हो। मैं ये नहीं कहना नहीं, चाह रहा हूँ। हम रेडी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वेटिंग की बात कर रहे हैं कि नहीं जब नहीं भी सर, कोई जो प्रोसेस अभी वेटिंग में जाता है तब हमने सर लाजमी एक नया प्रोसेस सेलेक्ट करना है। जी सर, मैं सिर्फ नए प्रोसेस का ना यहाँ पे मतलब कि बात ये ये है कि हम नया प्रोसेस मतलब कि प्रोसेस तो चाहे वो नया है चाहे वो पहले से जो वेटिंग से देखिए, रेडी में नए आ रहा हो, प्रोसेस से वो मुराद है, प्रोसेस तो हम नए रेडी प्रोसेस रेडी से क्यू मुराद से है कि सिलेक्ट ऐसे कर। प्रोसेस जो आपके रेडी क्यू में मौजूद हैं। जी जी, यही बात सर मैं करना चाह रहा था कि यहाँ पर ये होना कि चाहिए कि हमने वी मस्ट प्रोसेस जो है हमेशा रेडी सिलेक्ट क्यू अ से ही प्रोसेस सिलेक्ट फ्रॉम करना है, रेडी क्यू। जी जी, वो रेडी रेडी क्यू क्यू से से करना सिलेक्ट होना है। चाहिए। और पे तो करेंगे। हाँ जी, जी जी तो सर, देखिए यही अब बात हम मतलब कि वो जरूर मतलब सर मैं लाइन इस पे थोड़ा सा था कि वो न्यू होना मस्ट नहीं है, वो रेडी क्यू से सिलेक्ट न्यू से होना मुराद है मस्ट कि है। नहीं नहीं, अच्छा जी देखें, अब हम देखेंगे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। उससे सर पहले हम उसकी सर एक क्वेश्चन है सर। जी 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 सिद्रा। सर जैसे P1 के पास था ना प्रायोरिटी P2 की ज्यादा हाई थी तो P2 को CPU अलाउ हो गया था। जब उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, जब दोबारा रेडी क्यू में आएगा तो वो P1 को ही असाइन होगा CPU, या तब दोबारा हम प्रायोरिटी चेक करेंगे और प्रायोरिटी की बेस पे हम दोबारा फिर न्यू यानी कि CPU अलाउ करेंगे। हम अगेन प्रायोरिटी चेक करेंगे। ठीक है सर। इसको आप देखोगे ये एक आप लोगों की असाइनमेंट भी है जिसमें आपने प्रायोरिटी का बिल्कुल जो आपने पॉइंट उठाया है इसी पॉइंट पे जो है ना असाइनमेंट बनाई हुई है मैंने। तो देखें जी, आप स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जो स्केड्यूलिंग करेगा। स्केड्यूलिंग से क्या मुराद है, हमने देख लिया कि किसी वजह से सीपीयू मजीद एक प्रोसेस को नहीं दिया जा सकता तो उससे लेके किसी और को देना, तो इसको हम स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग बोल रहे हैं। और जो एल्गोरिथम ये काम कर रहा होता है इसको स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। अब ये 2 कैटेगरीज में लाई करते हैं, एक प्रीएम्प्टिव और एक नॉन प्रीएम्प्टिव। अब हम देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव ये क्या चीज। प्रीएम्प्टिव से मुराद है कि देखो क्या, अ प्रोसेस में बी फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम द सीपीयू इवन इफ इट डज नॉट वांट टू रिलीज द सीपीयू। क्या मुराद है इसे देखें, P1 को आपने सीपीयू दे दिया, अब P1 चाह रहा था कि मेरे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना मैं सबको एग्जीक्यूट करके फिर सीपीयू रिलीज करूं और फिर किसी को दिया जाए। लेट्स से उसने अभी यहां तक अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया था, तो हमने P1 से जो है ना सीपीयू ले लिया। अब देखो सीपीयू वो देना नहीं चाह रहा था, हमने फोर्सफुली लिया। वरना जिस भी प्रोसेस को एक दफा सीपीयू मिल जाए उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको अपनी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके फिर रिलीज करूं। और बिल्कुल इस तरह P1 चाह रहा था, लेकिन हमने उसे फौरन से नहीं, मतलब जब भी हमारा कोई क्राइटेरिया मैच करेगा हम उसे ले लेंगे और वो सीपीयू लेके लेट्स से किसी और प्रोसेस P2 को दे देंगे।
तो ये जो सिनेरियो है कि एक प्रोसेस से आप किसी भी वक्त सीपीयू को छीन सकते हो और फिर किसी और को दे सकते हो, तो इस तरह के एल्गोरिदम को हम देखेंगे कि काफी सारे हैं। इस तरह के एल्गोरिदम को कहा जाता है कि ये प्रीएम्प्टिव है इन नेचर है। और नॉन प्रीएम्प्टिव कौन सा है, आपको समझ आ गई होगी कि एक दफा एक प्रोसेस ने सीपीयू को एक्वायर कर लिया तो वो अपनी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, या अगर किसी वजह से वो अपनी किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम उससे सीपीयू नहीं लेगा, वो आप वॉलंटरली खुद ही जो है ना वो फ्री कर देगा सीपीयू को कि हाँ आप किसी आपको दे सकते हो। तो इस तरह के जो एल्गोरिथम है वो भी हम देखेंगे कि एक दफा हम किसी प्रोसेस को सीपीयू दे देंगे, उससे वापस नहीं लेंगे जब तक कि अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन को खत्म ना कर। तो इस तरह के एल्गोरिथम को हम कहते हैं कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर। तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव हमने समझ लिया। अब देखते हैं प्रीएम्प्टिव में राउंड रॉबिन एक आता है हमारे पास, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये एल्गोरिथम्स के नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना, हम ही देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये नाम क्यों रखे गए। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या SRTF एल्गोरिथम है, ये प्रीएम्प्टिव नेचर का है। और प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम है हमारे पास, वो दोनों तरह में लाई करते हैं, प्रीएम्प्टिव वर्जन भी है उसका और नॉन प्रीएम्प्टिव भी। इस तरह नॉन प्रीएम्प्टिव में कुछ हमारे पास है जैसा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एक्चुअली ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ही है, उसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। अच्छा, और इसी तरह हमारे पास प्रायोरिटी है, वो मैंने बता दिया कि प्रीएम्प्टिव भी नेचर में भी आ सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर में भी आ सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीएम्प्टिव नेचर के कौन से और नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर के कौन से। तब हम इनको बारी बारी एक एक करके चेक करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्या देखें, आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले यूज किया करता था नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, यानी कि एक दफा उसने एक प्रोसेस को सीपीयू दे दिया तो उसे वो नहीं लेता था वापस जब तक कि वो तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ना वो खुद को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता था। और ये काम चलता रहा विंडोज 1.0 से लेके 3.x तक, यानी कि विंडोज 3 के जितने भी वर्जन आए थे सब के सब में, उससे पहले विंडोज 2 और विंडोज 1 जितनी भी आई थी वर्जन, उसके तमाम के तमाम में नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंप्लाई हुए ते। लेकिन उसके बाद से, यानी कि विंडोज 3.1 के बाद से उसने प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करना शुरू कर दिया। और विंडोज 3.x के बाद अगर आपने पढ़ा है तो विंडोज 95 जो है ना उसका पहला वर्जन आया था, यानी कि विंडोज 95 से लेके अप टू विंडोज 11 आज भी जो यूज कर रहे हैं वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा है कि अगर वो देखता है कि किसी और प्रोसेस को किसी प्रायोरिटी की वजह से या किसी और वजह से अगर आपने सीपीयू देना है तो पहले से लेकर दूसरे को दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम विंडोज का हमने देख लिया, अब हम मैकिंटॉश का देखते हैं। मैक्स यूज नॉन प्रीएम्प्टिव, पहले सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो नॉन प्रीएम्प्टिव ही काम करते थे। मैक यूज नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायर टू OS X, यानी कि जो उसका 10th वर्जन था मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का OS X के नाम से, वहां तक उसने यूज किया था नॉन प्रीएम्प्टिव। और आप जितने भी उसके नए आ रहे हैं वो भी प्रीएम्प्टिव नेचर के ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि नोट दैट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज ओनली पॉसिबल ऑन हार्डवेयर दैट सपोर्ट्स आर टाइमर इंटरप्ट। अब इससे टाइमर इंटरप्ट से क्या मुराद है, ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए क्यों जरूरी है, अभी हम एक दो एल्गोरिथम को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपने पॉइंट ये याद रखना है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अप्लाई कर सकते हो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स को जो कि टाइमर इंटरप्ट को तो करेगा, खासतौर पर टाइमर इंटरप्ट को सपोर्ट करता है। अभी क्या है आपको ये राउंड रॉबिन में क्लियर होगा। अच्छा, ये डिस्पैचर को मैंने अलग से बयान कर दिया है कि डिस्पैचर होता क्या है। वो ये जो मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का हिस्सा है, एक्चुअल में ये सिलेक्ट करता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करवाना है। इसमें जो पॉइंट पूछा जा चुका है पीपीएससी के एमसीक्यूज में वो है डिस्पैच लेटेंसी। इसको देख लेते हैं क्या है। टाइम इट टेक्स, इट से मुराद है डिस्पैचर, टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग। लेट्स से कि P1 के पास प्रोसेस सीपीयू मौजूद था और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया कि अब P2 को मिलना चाहिए। सिलेक्ट तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करेगा। स्क्रीन पीछे शो हो रही है, आपका नेट का इशू है, नेट को स्विच करने की कोशिश करें जी। बाकियों को कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? ये नेक्स्ट स्क्रीन ही शो हो रही है सर, डिस्पैच लेटेंसी वाली। ठीक है, नहीं, मुझे डिस्पैचर वाली मुझे अब शो हुई है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया कि P2 को मिलना चाहिए। अब डिस्पैचर अपना काम करेगा। डिस्पैचर का काम इसके बाद शुरू होता है जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट कर लेता है। डिस्पैचर आया, उसने P1 से सीपीयू लेके P2 को दे दिया। अब ये जो बीच में टाइम लगा है जितना भी, जब उसने P1 को और P2 को दिया तो इस टाइम को बोलते हैं कि ये डिस्पैच लेटेंसी है। तो दोबारा बता दें डिस्पैच लेटेंसी।
अच्छा मैं बता देता हूँ। मैंने कहा जी देखो प्रोसेस था P1 के पास, सॉरी CPU था P1 के पास, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आया, उसने अपने एल्गोरिथम की बेस पे सिलेक्ट किया कि नेक्स्ट CPU जो है ना लेट्स से प्रोसेस P2 को मिलना चाहिए। अब सिलेक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है, लेकिन इसके बाद काम आता है डिस्पैचर का। सिलेक्ट करने के उसने बता दिया डिस्पैचर को, डिस्पैचर आया, उसने P1 से CPU को छीन लिया कह लो, और P2 को एलोकेट कर दिया। अब जितनी देर में उसने CPU लिया है और P2 को दिया है, ये जो बीच वाला टाइम है, इसको हम बोलते हैं ये डिस्पैच लेटेंसी है। फिर Clear शॉर्ट है? टर्म शेड्यूलर और डिस्पैचर में क्या डिफरेंस होगा? मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का अंदर काफी सारे छोटे छोटे जो है ना मॉड्यूल बने हुए हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, उनमें से एक डिस्पैचर भी है। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ही हिस्सा है। यानी ये उसका सब पार्ट है। हाँ अच्छा, एक मिनट मुझे दीजिएगा, कॉल आ रही है, मैं कॉल ले लूँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। कल वाला लेक्चर सबको समझ आया हुआ था? नहीं मुझे कल वाला नहीं, समझ मुझे नहीं आया। क्लियर नहीं हुआ। मुझे भी नहीं आया है, हाँ मुझे भी नहीं हुआ कुछ। क्योंकि कुछ वाला लेक्चर मैंने लिया नहीं था। एक बार बाद दोबारा उसको देखेंगे ना आप लोग तो ये क्लियर हो जाएगा। कौन सा नहीं नहीं मैंने देखा है, लेकिन हाँ अभी जी। भी कंफ्यूजन है। वो जो ने एग्जीक्यूशन की थी ना, उसमें कंफ्यूजन है काफी। हाँ जी, किस चीज में कंफ्यूजन है? डिस्पैचर में और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में? नहीं नहीं सर, सर, नहीं कल सर, वाला कल वाले की बात। फोर्स उसके अंदर। ठीक है, अच्छा आप देख लीजिए क्या ये किसका माइक ऑन है। मेरा तो ठीक है। स्केजुलिंग क्राइटेरिया देख लें कि किस क्राइटेरिया में जो है ना स्केजुलिंग होती है। हमने पहले ही पढ़ ली ये चीजें। पहले नंबर पे CPU यूटिलाइजेशन हमारी, क्या वो कह रहे हो हसन? पर प्रीवियस स्लाइड में एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ था PPSC वाला जो आप समझा रहे थे ना, वही है जो मैंने बता दिया है कि एक्चुअल डिस्पैचर डिस्पैच होता है। लेटेंसी में। डिस्पैच हाँ, लेटेंसी ये से बाद मैंने बताया था, ये वही चीज लिखी हुई है कि डिस्पैचर का काम क्या है। डिस्पैचर का काम एक्चुअल CPU एलोकेशन जो है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नहीं करता, डिस्पैचर करता है। ये बात मैंने लिखी थी। जी सर। सर तो एक देखें ये बात बताएं सर, जी सर एक पूछें। बात बताएं सर, ये जी, जो पूछें। शॉर्ट टर्म है हमारा, ये उसी वक्त करेगा जब अगला प्रोसेस खत्म हो जाएगा, नहीं जरूरी नहीं है, या क्यों खत्म हो जाएगा? प्रिमिटिव हो तब? हाँ देखें नहीं ना, वो तो जस्ट ये मतलब रैम में पड़े होंगे उन्हीं को सर करेगा ना सिलेक्ट। यार चार सर कंडीशन आपने पढ़ी तो है पीछे। देखो 4 कंडीशन आप पढ़ के आए नहीं हो, अगर इन चारों में से कोई भी इनकाउंटर हो जाती है तो तब तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करता है कि नेक्स्ट CPU किसको मिलना है। तभी तो मैंने पहले वो पढ़ाई है। वही ना, तो सर जब ये कंडीशन हमारी अगर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हाँ। जो है वो छोड़ देगा कौन CPU छोड़ को। देगा? नहीं तो देखो प्रोसेस दूसरी और तीसरी कंडीशन अगर हुई थी, हमने उसमें देखा था चॉइस है कि CPU को छोड़ा भी जा सकता है, और अगर ये प्रोसेस जिसके पास है वो चाहे तो उसको एक्वायर भी करके रख सकता है। ये तो तो हम पहले मतलब पढ़ के ये आए हैं। कहने का है कि ये जो हमारा डिस्पैचर है ये एक तो रेडी क्यू से उसके पास लेके जाएगा CPU के पास, दूसरा ये CPU को उससे प्रीएम्प्ट भी करवा देगा जो पहले से प्रोसेस चल रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखो इसका काम है एक प्रोसेस से CPU लेके दूसरे को देना। अब बस दूसरा इस टाइम के किसको मिलना चाहिए, अंदर ये टाइम लगेगा सिलेक्ट करता है इसी है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लेके देता है डिस्पैचर। ठीक ठीक सर, ठीक सर। तो देखिए हमारे पास पहली मोटिवेशन है CPU यूटिलाइजेशन की। हम चाहते हैं कि हम CPU को जितना मैक्सिमम हो सके बिजी रखें, और इसी वजह से हमने सारे के सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बनाए हैं।
और दूसरा मोटिवेशन हमारे पास है थ्रूपुट की। हम चाहते हैं कि हमारे पास यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस जो है ना अपनी अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके। यूनिट टाइम में कुछ भी ले सकते हो, 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, जो भी है। तो ये 2 मोटिवेशन है हमारे पास स्केजुलिंग की। इनकी वजह से जो है ना हमने स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स को डेवलप किया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ टाइम्स हैं जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इन टाइम्स को आप समझोगे तभी आप जो है ना। सर थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होती है कि एक यूनिट टाइम में आपने कितने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। एफिशिएंसी को शो करता है ये। टोटल नंबर ऑफ आपको पता है प्रोसेस ना, यानी। सबसे जी। कंफ्यूजिंग होता है। नहीं, क्यों कंफ्यूजिंग होता है? थ्रूपुट किसी भी चीज की सर एफिशिएंसी को बताता है। अब किसी एक नेटवर्क की थ्रूपुट क्या है कि एक यूनिट टाइम में उसमें से कितनी बिट्स ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है सर। हाँ, सीपीयू की थ्रूपुट क्या है कि 1 सेकंड में वो कितने प्रोसेस के या कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। वो कौन सा एमसीक्यू ऐसे देता है कि एक नेटवर्क के अंदर कितनी बिट थ्रूपुट बिट जो है पास होती है, वो कहता है इतनी बिट्स जो है वो डिले हो गई और इतनी बिट्स जो है वो क्या कहते हैं बीच में वापस चली गई, और उसके बाद जो बाकी हाँ। बची है बताए थ्रूपुट क्या है। अच्छा देखो, ये कुछ टाइम्स है, इनको पहले समझो क्योंकि आगे हमें यूजफुल होंगे। जो मैंने बताया था कि एवरेज वेटिंग टाइम निकालने में या एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने में, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही आते हैं। तो देखो पहले अराइवल टाइम देखते हैं। अब जो भी हम स्केजुलिंग एल्गोरिथम देखेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकली कह लो कि पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये टाइम्स हमें जो है ना इनकाउंटर। पहला टाइम होगा अराइवल टाइम। ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम ड्यूरेशन को समझना है। तो ये अराइवल टाइम हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद है कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 9:30। अब 9:30 एक पॉइंट है टाइम का। तो ये अराइवल टाइम भी जो है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम हम लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम होगा जिसमें कोई भी प्रोसेस जो है ना रेडी क्यू के अंदर इंटर हुआ है। वो टाइम लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 9:01 पे इंटर हुआ है, तो वो 9:01 जो है ना वो इस प्रोसेस लेट्स से कि P1 का जो है ना अराइवल टाइम। जब एक प्रोसेस जिस भी टाइम पे किसी रेडी क्यू के अंदर इंटर हुआ है, तो वो उस प्रोसेस का अराइवल टाइम। ये एग्जांपल्स में जो है ना मैंने 80 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? देखो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। लेट्स से कि वो आया 9:01 पे और 9:03 पे जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। तो ये 9:03 है ना, ये प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम। इस टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने अपने कंप्लीशन को कंप्लीट कर लिया। अब चीजें फर्क आना शुरू होंगी। ब्रस्ट टाइम देखो क्या होता है। ब्रस्ट टाइम ये होता है कि एक्चुअल उस प्रोसेस को कितना टाइम रिक्वायर, सीपीयू का कितना टाइम रिक्वायर था। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि इसको 2 मिनट चाहिए थे, बल्कि मैं अभी 2 तो मैंने लगा ली, 1 मिनट चाहिए था सीपीयू का। तो आप कहोगे सर देखो अगर 1 मिनट चाहिए था, 9:01 पे वो आया और 9:02 उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मसला ये हुआ कि उससे पहले किसी प्रोसेस को सीपीयू मिला हुआ था, तो उसने 1 मिनट वेट किया है और 1 मिनट के बाद उसको जो है ना सीपीयू मिला है, इसलिए फिर वो 9:03 पे अपनी एग्जीक्यूशन को उसने कंप्लीट किया। तो कभी भी कंप्लीशन टाइम और ब्रस्ट टाइम में ये नहीं देखना कि सर ये इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, टाइम तो उतना ही लगना चाहिए, कंप्लीशन टाइम भी वही होना चाहिए, ब्रस्ट टाइम भी वही होना चाहिए। नहीं, इसमें फर्क है। ब्रस्ट टाइम ये होता है कि टोटल उसको टाइम कितना रिक्वायर था और कंप्लीशन टाइम पे किस वक्त उसने अपना टाइम कंप्लीट किया। लेट्स से एग्जांपल आप बैंक से ले लो। अब बैंक में एंटर हुए, आपने जो है ना बिजली का बिल जमा करवाना था, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका 1 मिनट लग रहा था, लेकिन लाइन लगी हुई थी। आप उस क्यू में खड़े हो गए, 10 मिनट जो है ना आपको काउंटर तक पहुंचते पहुंचते लग गए। 10 मिनट वो, और उसके बाद 1 मिनट आपको एक्चुअल चाहिए था, उसको ब्रस्ट टाइम कह रहे हैं। तो 11 मिनट जो है ना आपने एक्चुअल टाइम गुजारा है बैंक के अंदर। तो 9 बज के अगर आप 1 मिनट पर आए थे तो 9:12 पे जा रहे हो। तो उससे ये बुराद नहीं है कि आपके काम जो है वो 11 मिनट का था। टाइम आपका 1 मिनट का ही था, यानी कि ब्रस्ट टाइम आपका 1 मिनट का था, लेकिन बाकी टाइम जो है ना आपने वेटिंग में गुजारा। तो हमें समझ आ गया कि ब्रस्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम मिलकर जो है ना हमारा कंप्लीशन टाइम डिसाइड करते हैं। 3 टाइम को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि टर्न अराउंड टाइम क्या है। देखो, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर प्रोसेस। क्या मुराद है इससे कि जो आपका कंप्लीशन टाइम है, जब भी आप अभी मैंने लिया था कि 9:03 पे वो कंप्लीट हुआ है, और इसमें से आप माइनस करोगे अराइवल टाइम 9:01, तो 2 मिनट जो है ना आपका टर्न अराउंड टाइम आया। ठीक है।
सर रिपीट कीजिएगा यस सर इसको। समझ आ गया। कि एक्चुअल कितना सर टाइम रिक्वायर्ड था किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। सर बात सुने, टर्न अराउंड जी टाइम तो सुनाइए। जो टाइम लगा हो, यानी कि 2 मिनट लगे, यानी एक पे आया और 3 पे समझो कंप्लीट हुआ 2 मिनट लगे। ये जो बस टाइम है ना, ये मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे तो लिखा ब्रश टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस फॉर एक्चुअल कितना टाइम चाहिए, ब्रश टाइम से मुराद है इसको एक्चुअल कितना टाइम चाहिए, वो तो एक ही चाहिए था, लेकिन एक इसने वेट भी तो किया है। ये दोनों मिला के हमारे पास जो है ना ये निकलता है आपका टर्न अराउंड टाइम। सर नहीं आया समझ। क्यों समझ नहीं आ रहा, मसला क्या है? आप बैंक के अंदर गई हैं, आपने 10 मिनट वेट किया है, 1 मिनट का काम था, कितना टाइम लगा आपको? 11 मिनट। तो 11 मिनट ही तो टर्न अराउंड टाइम है आपका। तो और एक्चुअली actual उनको time ये का समझ है। नहीं आ रही सर कि एक्चुअली जो मतलब एक्सपेक्टेड टाइम है, सपोज ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि इस पे इतना टाइम लगेगा, सपोज 1 मिनट इस ठीक है। प्रोसेस का बस हमको टाइम जो एग्जीक्यूट है वो होगा। वेटिंग टाइम नहीं है। नहीं प्लस वेट, हाँ वेटिंग टाइम नहीं है, मतलब जितना सर अगर टाइम इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लिया, मतलब पहले से जो सर इस डिटरमाइंड फार्मूले टाइम को था अगर उतना इनको टाइम लिया तो वो सर बस टाइम हो। ये सर ये मैडम को अगर थोड़ा सा ये लिख के ये इनको थोड़ा सा इस तरह बता दीजिए ना, ये कंफ्यूज हो रही है टर्न अराउंड का जो लिखा हुआ है। अगर इसको इस तरह लिख देना, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, तो इनको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों टाइम का जो आपका प्लस है ना, वो आपका टोटल टर्न अराउंड, मतलब कि आप टोटल कितना टाइम गुजार रहे हैं। तो फिर इन्हें ये वाला फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। ये अगर मैडम सुन रही हैं तो बता दें अगर इस तरह समझ आती है। देखो बेशक आपका एक्चुअल काम जितना भी था, जितना आपको एक्चुअल टाइम चाहिए था, वो आपने बोला है कि ब्रश टाइम, लेकिन यार देखो आपने वेट भी तो किया है ना, तो वेट को मिला के हम दोनों को बोल रहे हैं। और हम इसका निकालने का आसान सा तरीका है कि जब आप किसी बैंक में इंटरव्यू है, लेट से 9:01 पे हुए, और जब आप बैंक से बाहर गए, लेट से 9:10 पे गए, तो 9 मिनट आपको सिंपल सा टर्न अराउंड टाइम निकला है कि एक्चुअल टाइम आपको लगा कितना है। सर फिर तो टर्न अराउंड टाइम भी वही ना बन गया, वही तो बस क्या है? टाइम और टर्न अराउंड टाइम एक जैसा लगता है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम लगना था बैंक में एक्चुअल 1 मिनट का। अभी यार सब चुप हो जाओ 1 मिनट, ये जो बोल रहे हैं ना फिर बात इस तरह समझ नहीं आती, फिर आप बारी बारी बोलिएगा, टाइम मैं दूंगा आप सबको। देखिए मैंने कहा कि बैंक में आपका एक्चुअल लगना था 1 मिनट, आप सब सोच के कहेंगे 1 मिनट लगेगा, और लगता भी 1 मिनट ही है एक चेक जमा करवाने में। लेकिन जैसे आप इंटर हुई ना, आपको पता चला कि 9 से आप 1 मिनट पे इंटर हुई, तो आपको पता चला कि यार यहाँ तो जो है ना कतार लगी हुई है, बंदे पहले ही खड़े हैं, तो जाहिर है आपको तो नहीं टाइम दस्ती मिलेगा। तो लेट से कि आपने जो है ना यहाँ पे खड़े हुए 10 मिनट का वेट किया, और 11 मिनट पे आपकी बारी आई है, और उसके बाद जो है ना 9:11 पे आपका काम खत्म हो गया, बाकी लगा आपको 1 मिनट ही है 10, लेकिन बारी आपकी 9:10 पे आई ना, मसला ये बना। तो देखो काम 1 मिनट का था, लेकिन आपने बैंक में टोटल 11 मिनट गुजारे, तो इस 11 मिनट को हम कह रहे हैं कि ये टर्न अराउंड टाइम है, और जो आपका एक्चुअल टाइम था 1 मिनट, उसको हम बोल रहे हैं कि वो ब्रश टाइम है। अभी आगे चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, अगर अभी नहीं भी आ रही तो परेशान नहीं होना, आगे समझाना शुरू हो जाएगा। अगर इसमें हम फंसे रहे तो पूरा लेक्चर गुजर जाएगा इसका। आगे वेटिंग टाइम है, देखो अब वेटिंग टाइम तो आपको समझ आ गया होगा। ये जो टर्न अराउंड टाइम है आपका, उसमें से अगर हम ब्रश टाइम को माइनस करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, टोटल टाइम लगा 11 मिनट और ब्रश था आपका 1, तो वेटिंग टाइम आपका निकला है 10। इसी को आप फार्मूला को चेंज भी कर सकते हो कि टर्न अराउंड टाइम में अगर आप, या इसको कह लो कि वेटिंग टाइम को माइनस को यहाँ पे ले आओ, यानी कि आप ब्रश टाइम में और वेटिंग टाइम को जमा कर दो, तो आपका टर्न अराउंड टाइम निकला सकता है, जैसा कि अभी नुमान ने बताया था। और आखिर में रिस्पांस टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड, यानी कि 9:01 पे आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट की बैंक के अंदर इंटर होके कि मुझे अपना काम करना है, तो लेट्स से कि टाइम था, एंड अंटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस, लेट्स से कि 9:10 पे आपको काउंटर तक पहुंचा दिया गया, तो इस दौरान का जो टाइम है ये रिस्पांस टाइम कहलाता है। अब एक मिनट के आगे भी लगेगा आपको, तो 9:11 पे आपको कंप्लीट हुआ, लेकिन आपको फर्स्ट सीपीयू कब एलोकेट हुआ, वो टाइम्स को बताया जा रहा है कि वो रिस्पांस टाइम, यानी कि आपका 1 से लेकर 10 तक 9 मिनट का जो है रिस्पांस टाइम में लग गया।
तो ये अब तो क्लियर है? वेटिंग टाइम हुआ। रिस्पांस टाइम जरूरी नहीं है वेटिंग टाइम हो। लेट्स से कि अभी आपको सीपीयू मिला था पहले 9:10 पे, आपसे फिर ले लिया गया, तो आपके प्रोसेस ने मजीद 2 मिनट वेट किया, तो वेटिंग टाइम में तो ये जमा होगा, लेकिन रिस्पांस टाइम में अगले 2 मिनट जमा नहीं होंगे। सिर्फ फर्स्ट जब भी सीपीयू मिलेगा उस टाइम तक का जो है रिस्पांस टाइम होता है। उसके बाद हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना एक ही दफा आपको सीपीयू मिले तो कंप्लीट हो गया, मजीद आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन वो वेट टाइम जो है ना अब इस रिस्पांस टाइम में जो है ना जमा नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम का काउंट करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला। हाँ, जब फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला है उस टाइम तक का आपको जो है ना कैलकुलेट करना। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है, हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसके बाद शार्टेस्ट जहाँ फर्स्ट आएगा, फिर प्रायोरिटी को हम देखेंगे जो अब हम पीछे पढ़ाएं, शार्टेस्ट रिमेनिंग टाइम देखेंगे, राउंड रॉबिन देखेंगे, और आखिर में हम मल्टीपल लेवल स्केड्यूलिंग को देखेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसके नाम से बन रहा है कि जो भी प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आएगा ना सीपीयू उसी को मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि क्यू मेंटेन करनी पड़ेगी हमें, और वैसे भी रेडी क्यू का नाम से जाहिर है क्यू होती है। तो लेट्स से कि पहले प्रोसेस आया P1, उसके बाद आया P2, उसके बाद आया प्रोसेस P3, और फिर आया प्रोसेस P4, और उसके बाद प्रोसेस P5। तो जब भी सीपीयू फ्री प्रोसेस होगा शेड्यूलिंग भी ना पीपीएससी एमसीक्यूज नहीं आता। प्रोसेस शेड्यूलिंग में से एमसीक्यूज नहीं आता, नहीं सर, बहुत ज्यादा आते हैं। अभी कॉन्वाय नहीं फैक्टर हो गया, सर आते हैं, बहुत आते हैं, सर आते हैं सर। बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ये तो मोस्ट फेवरेट यानी क्वेश्चन है कॉन्वाय फैक्टर वाला। सर इससे ज्यादा तो वो जो है हमारा सर पेजिंग और उनमें से नहीं आ जाते। आते हैं, बिल्कुल आते हैं यार। देखो डिवाइड किया हुआ है ना पोर्शन ऑफ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज हमें बिल्कुल एक्सक्लूड कर दे। जो चीजें बिल्कुल एक्सक्लूडेड है वो मैंने शामिल ही नहीं की, आप लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि सर ये जो है ना ये लेंथी चीजें हैं, इनकी सिर्फ टाइप्स या ये थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह के साथ आ जाता है, लेकिन इस तरह प्रॉपर नहीं आता कि हम इसको इतना डिटेल से पढ़ें। वो मैं कह रहा हूँ सर। तो छोड़ दें इसको, आगे हम नेक्स्ट मूव करें, ये कहना चाह रहे हैं? सर आप पढ़ाए, नहीं सर, नहीं सर आप पढ़ाए, पढ़ाए। सही चल रहा है जैसे कहोगे नहीं यार, मुझे सर तो कोई ठीक मसला नहीं है। ठीक चल नहीं ठीक है, सर, ये पढ़ने वाला टॉपिक है, पढ़ने पढ़ाएं से। सर पढ़ाएं। अच्छा ठीक है। तो देखिए कि एल्गोरिथम कहता है कि जो रेडी क्यू में जो सबसे पहले पड़ा होगा, हेड में हेड कह लो इसको, जो आप फ्रंट एंड कह लो, जो भी इसमें होगा, तो ये सबसे पहले आया इसका मतलब है, तो इसको सीपीयू मिलेगा, तो हम P1 को दे देंगे। तो जैसे P1 अपना, हम नॉन प्रीएम्प्टिव केस लेके चल रहे हैं, अपना काम खत्म किया, यहाँ से ही आउट हो गया, तो नेक्स्ट सीपीयू जो है P2 को दे देंगे। इस तरह P2 भी अपना काम खत्म करेगा, ये रेडी क्यू में से रिमूव हो जाएगा, नेक्स्ट सीपीयू जो हम P3 को दे देंगे, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से इसका नाम निकला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना किस तरह से आप लोगों को पेश किए जा सकते हैं। अब तो खैर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कह सकता कितना टाइम होगा कि आप लोगों को जो है ना ये कहा जाए कि इसको सॉल्व करके दे। हाँ, आपसे कुछ बीच में से चीजें पूछी जा सकती हैं, और वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी टर्न अराउंड टाइम की या एवरेज वेटिंग टाइम की, तो हम देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो कोई भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है ना, उसको आपने समझना है, एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमको गैंट चार्ट बनाना चाहिए। गैंट चार्ट क्या होता है कि एक तरफ जो है ना उसके टाइमिंग होती है, और दूसरी तरफ आप कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल रख सकते हो। तो बिल्कुल इस तरह ये एक लाइन लगा के जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ट। अब इसमें हम कैसे करेंगे लेट्स से, अब हमेशा जितने भी एल्गोरिथम है ना, अगर तो उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है फिर तो है ठीक, अगर नहीं दिए हुए तो जितने भी एल्गोरिथम है अपने गैंट चार्ट पे हमेशा टाइम जो है ना, इसके ये जो एक्स एक्सिस होता है, कौन सा एक्सिस है, इस पे हमेशा टाइम को लेकर चलना है। तो इसको हमेशा आप 0 से स्टार्ट करोगे। क्या हमें अभी जो है ना मैं 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे करता हूँ, तो अब एल्गोरिथम हमारा कहता है कि जो प्रोसेस पहले आया ना उसको जो है ना आपने सीपीयू पहले देना। तो लेट्स से कि ये मेरे पास जो है ना रेडी क्यू मौजूद है, और इसी ऑर्डर में जो है ना सी प्रोसेस मेरे पास अराइव हुए हैं रेडी क्यू के अंदर। पहले P1 आया तो मैंने P1 को दे दिया, और अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव केस को लेके मैं चल रहा हूँ। देखिए P1 को दे दिया तो जितना उसने टाइम लेना है ना वो लेगा, उसके दौरान हम इससे सीपीयू वापस नहीं ले सकते। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ 0 से लेके 24, अभी जो भी टाइम हो सकता है, मिली सेकेंड है, सेकेंड है, जो भी है, इस दौरान जो है ना प्रोसेस P1 रन हुआ है। ठीक है जी, 24 टाइम जब भी अचीव हुआ उसके बाद इसका टाइम कंप्लीट हो गया, ये रेडी क्यू में से रिमूव हो गया। नेक्स्ट जो बारी हमने देखी तो प्रोसेस P2 पड़ा होता। अब जितना भी इसका टाइम है हमने और कुछ नहीं देखना, एल्गोरिथम ये कहता है कि जो नेक्स्ट पड़ा उसको दे दो। तो लेट्स से इसके बाद मैंने P2 को दे दिया, उसका ब्रश टाइम था 3, यानी कि 24 से लेके 27 यूनिट ये पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो भी आप इसमें लगाओ वहां तक उसने खुद को जो है ना एग्जीक्यूट।
उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गए, बाहर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मेरे पास रेडी क्यू में पड़ा है P3, तो हम P3 को दे देंगे और इसका टाइम देखेंगे कि इसने भी तीन यूनिट ऑफ टाइम लिया, तो 27 से लेकर 30 तक जो है ना ये प्रोसेस करना। तो इस तरह से पहले आप किसी भी एल्गोरिथम को जो है ना गैंट चार्ट बनाओगे, अगर ये आपसे नहीं बना तो आप बाकी की चीजें नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आप कर लोगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे हमारे पास एल्गोरिथम कम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो इसमें फिर हमने इस तरह का एक टेबल जो है ना जनरेट करना होता है, जो नीचे मैंने बनाया हुआ। इसमें जो चीजें आपको पहले से मालूम है वो मैंने लिख ली है। देखो प्रोसेस P1 P2 3 तीन प्रोसेस है, ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। उनके अराइवल टाइम अगर नहीं दी गए तो मैंने कहा कि सबके आपने अज्यूम करने के ये ऑलरेडी रेडी क्यू में मौजूद है, तो आप सबके 0 अज्यूम कर लो कि अभी ये सारे मौजूद हैं और इसके दौरान कोई भी नया प्रोसेस नहीं आ रहा, हम ये अज्यूम करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव के केस से। और इसके बाद तीसरी बात मुझे दी गई थी कि ब्रश टाइम कितना है, वो मैंने साथ साथ लिख लिया। अब मैंने इसका कंप्लीशन टाइम पहली चीज जो है ना वो कैलकुलेट करना है। तो कंप्लीशन टाइम के लिए देखो, इसलिए मैं कह रहा था गैंट चार्ट लाजमी बनाना है, तो आपको ये हेल्पफुल साबित होगा। कैसे? आपने हमेशा इस तरफ से शुरू करना है, एंड वाले पॉइंट से, टेल साइड से कह लोगे। जो भी आपके पास प्रोसेस होगा और इसका आपने ये एंड टाइम देखना है क्या है। तो देखो P3 का जो है ना मेरे पास एंड टाइम क्या आ रहा है, बताओ? 30 आ रहा है। 30 आ रहा है, तो इसे कंप्लीशन वाला टाइम मैं 30 लिख दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मेरे पास P2 है, इसका एंड टाइम क्या आ रहा है? 27। 27। तो यहाँ से कंप्लीशन टाइम में मैं 27 लिख दूंगा। इस तरह नेक्स्ट मैंने मूव किया तो मेरे पास P1 आया और उसका कंप्लीशन टाइम मुझे पता चल गया 24 है, तो मैं यहाँ पे 24 लिख दूंगा। अभी आप जितने भी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है ना, इसमें आप एक चीज नोट करोगे कि कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम ना वो सेम है। वो क्यों सेम है? क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, तो इसलिए आपको पता चलेगा कि ये चीजें सेम है। लेकिन जब भी हम प्रीएम्प्टिव में चलेंगे चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो टर्न अराउंड टाइम हमने देखा था कि जो आपका कंप्लीशन टाइम है उसमें से आपने माइनस करना है अराइवल टाइम, क्योंकि अराइवल टाइम सबका सेम है। तो जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से 0 माइनस करोगे, सेम आपके पास जो है टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। लेकिन हम बारी बारी करके देख भी लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम है मेरे पास प्रोसेस P1 का 24 और अराइवल टाइम तो 0, तो 24 माइनस 0 तो मेरे पास आया 24। सिर्फ प्रोसेस P2 का मेरे पास कंप्लीशन टाइम था 27 और अराइवल टाइम तो 0, तो 27 माइनस 0 तो 27। इस तरह प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम मेरे पास 30 और अराइवल टाइम 0 था, तो 30 माइनस 0 30। तो ये बिल्कुल इसी तरह निकल आएगा। तो ये मैंने तीनों प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव केस है तो आप बेशक इसको सेम कंप्लीशन टाइम भी लिख सकते हो, बशर्ते कि आपके पास यहाँ पे अराइवल टाइम के नहीं दी गया, तो हमने सबको मान के चल रहे हैं कि 0 अराइवल टाइम। अब हमने वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम का मेरे पास जो है वो ये है कि टर्न अराउंड टाइम में से हम पहले भी देख चुके हैं, आपने ब्रश टाइम को माइनस करना। अब मैं बाकियों को अरेज कर देता हूँ, सिर्फ इसी दो पे जो है मैं फोकस करता हूँ। एक मिनट। टर्न अराउंड टाइम के लिए, सॉरी वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम में से, अच्छा वो भी चला गया साथ साथ, तो खैर मुझे वो याद है 24 ही था इसका, 27 था और इसका 30 था। तो हमने क्या करना है कि इस कॉलम में से इस कॉलम की वैल्यू को माइनस करना है। तो 24 माइनस 24 0, यानी कि प्रोसेस P1 ने कोई भी वेट नहीं किया। और आप देख सकते हैं गैंट चार्ट में भी, जैसे प्रोसेस P1 आया 0 अराइवल टाइम पे, उसको 0 अराइवल टाइम पे ही CPU एलोकेट हो गया। अच्छा नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रोसेस P2 के लिए 27 माइनस 3 24। तो आप देख सकते हो कि प्रोसेस P2 को 24 सेकंड करने वेट करने के बाद जो है प्रोसेस CPU एलोकेट हुआ था। और प्रोसेस P3 के लिए 30 माइनस 3 यानी कि 27। और आप देख सकते हो कि वाकई उसको 27 टाइम के बाद वेट करने के बाद CPU एलोकेट हुआ था। तो ये वेटिंग टाइम इस तरह निकला है। गैंट चार्ट से भी निकल सकता है, लेकिन जब एल्गोरिथम आपके आसान हो, जैसे जैसे कम्प्लेक्स होते जाएंगे ये चीज मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आपको ये टेबल बनाना लाजमी आना चाहिए। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूछा जाता है कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या है या एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है। तो देखो एवरेज निकालना क्या मुश्किल है आपके लिए। वेटिंग टाइम आपके पास निकल आया है 0 प्लस 24 प्लस 27 और नंबर ऑफ प्रोसेस कितने 3, इससे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास निकल आएगा ये 27 प्लस 24 51, 51 डिवाइड बाई 317। तो ऑन द एवरेज हर प्रोसेसर पे जो है ना 17 यूनिट टाइम जो है ना वो वेट किया, अब जाके तीनों जो है ना इस तरह करके कह लो कि कंप्लीट हुआ है। इस तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि टर्न अराउंड टाइम निकालो, उसको भी सेम है 24 प्लस 27
प्लस 30, तीनों टर्न अराउंड टाइम को प्लस कर लो और 3 से डिवाइड कर दो। अब ये जो भी वैल्यू आती है, लेट्स से मैं कहता हूँ 20 आती है, जो भी आती होगी, ये इस तरह आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। कैसे रन करता है? ये बिल्कुल सबसे आसान है। ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं होता, इसलिए यूज होता है कि बाकी एल्गोरिथम को जो है ना हम कंपेयर कर सके कि इस एल्गोरिथम के साथ ये कितना एफिशिएंट है। तो एक्चुअल ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ना एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं होता, तो सिर्फ ये स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया। इतना आसान है कि तो तकरीबन आपको समझ आ जाता है। उसके बाद फिर आप जो है ना नेक्स्ट चीजें डिवाइस करना शुरू कर देते हो। तो ये मैंने यहाँ पे आगे इसको फिल कर भी दिया ताकि एक दफा खुद कर लें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, क्योंकि पिछली दफा ये नहीं था तो स्टूडेंट्स ने काफी दफा मुझसे पूछा था कि सर इसमें क्या आएगा, तो मैंने इस दफा ये इसको फिल भी कर दिया। तभी देखो कि FCFS या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है। इसको गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या कि लेट्स से प्रोसेस वही है, P1 P2 और P3 है, लेकिन उनका अराइवल टाइम जो है ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि पहले P2 आया, फिर P3 आया और लास्ट में P1 आया। तो P1 का P2 को मुझे पता है कि 3 यूनिट चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिए, P3 को भी 3 यूनिट चाहिए थे वो मैंने दे दिए, और P1 को 24 चाहिए थे तो मैंने 6 से लेके 30 तक 24 यूनिट ऑफ टाइम दे दिए। अब अगर मैं इसका एवरेज टाइम निकाल दूं, देखो क्या है, 0 + 3 + ये तो नॉन प्रीएम्प्टिव हुआ, मतलब जैसे कि चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने नॉन प्रीएम्प्टिव पढ़ा। सही सही। देखो अब मेरे पास एवरेज टाइम निकला 3, सेम प्रोसेस थे, सेम एल्गोरिथम था, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ था पिछले एग्जांपल में। तो तब मेरे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा था 17, कि हर प्रोसेस को ऑन द एवरेज 17 टाइम वेट करना पड़ रहा था। तो सेम प्रोसेस है, सेम एल्गोरिथम है, ऑर्डर चेंज किया तो एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 3। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑर्डर बड़ा मैटर करता है इसमें। तो यही चीज जो है ना आगे हम अब पढ़ते हैं कि क्या चीज है। देखो पहले आप इस चीज को समझो, फिर हम इसकी कॉन्वॉय इफेक्ट पे जो है ना बात करेंगे कि इसको नाम कॉन्वॉय इफेक्ट क्यों दिया गया। देखो, अ फिनोमेना इन विच द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम स्लोज डाउन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। ओइंग टू, क्यों? बिकॉज ऑफ अ फ्यू स्लोअर प्रोसेस इन द सिस्टम, क्योंकि आपके सिस्टम में एक आध सिर्फ स्लो प्रोसेस था और उसकी वजह से आपका पूरे का पूरा सिस्टम स्लो हो गया। स्लो से क्या मुराद है कि सारे के सारे को वेट करना पड़ रहा है। इस एग्जांपल में देखो, सिर्फ एक प्रोसेस आपके पास स्लो था, स्लो से मुराद ये था कि उसको ज्यादा टाइम चाहिए था, P1, और उसने क्या किया, बाकी P2 और P3 के लिए भी जो है ना वेटिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 17 कर दिया था। और इसी तरह नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें क्या था कि सेम प्रोसेस थे लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हुआ था तो एवरेज वेटिंग टाइम 3 आ गया। तो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसका CPU बर्स्ट टाइम काफी ज्यादा है और वो है एक आधी सिस्टम में, उसको पहले CPU मिल जाता है, तो उसका असर ये पड़ेगा कि बाकी जितने भी प्रोसेस है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सबका एवरेज वेटिंग टाइम जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। अभी हमने एग्जांपल में देख भी लिया। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय क्या होता है कि आपने देखा होगा कि फौजियों को काफिला जा रहा होता है, तो क्या होता है कि 4-5 गाड़ियां लेट से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है क्योंकि उसमें जो है ना कोई वेपन्स वगैरह है या कोई भी इस तरह का सेंसिटिव मटेरियल हो सकता है। तो उसको क्या होगा कि पीछे जितनी भी तेज गाड़ियां आ रही होती हैं, जितनी भी इनकी स्पीड हो, लेकिन जब तक वो कन्वॉय जा रहा है आगे, आप लोगों को भी मजबूरी बन जाती है कि आप 20-30 की स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये अक्सर औकात तो अगर आप इस तरफ शुमाली इलाके जात की तरफ निकले ना, जहाँ पे सिंगल रोड होता है, आप 3-3, 4-4 घंटे जो है ना वो इसी स्पीड पे चलते रहते हैं, क्योंकि वो आगे से कहीं ना कहीं जा सकता है ना कहीं मुड़ता है, वो सीधी सड़क है, आसपास खाई होती है, उसमें बीच में से गुजरना है उसको। तो आप जो है ना जहाँ पे एवरेज जो आप 40-50-60 तक भी जा सकते हो पहाड़ी इलाकों में, आप मजबूर हो जाते हो कि 20-30 जा रहे हो। क्या हो रहा है देखो, पूरे का पूरा सिस्टम, सिर्फ आप नहीं, आपसे पीछे भी जितनी गाड़ियां आ रही है वो भी इसी स्पीड से जाएंगी। तो इस तरह से इसका नाम जो है ना कॉन्वॉय इफेक्ट दिया गया कि एक ऐसी चीज जो स्लो थी, स्लो से मुराद है कि ज्यादा CPU ले रही थी, उसके पीछे बेशक तेज भी थे, वो सारे के सारे जो है ना वो स्लो डाउन हो गए। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, और किस एल्गोरिथम में ये सफर कर सकता है, ये एल्गोरिथम, ये प्रॉब्लम आ सकती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, और उसके भी नॉन प्रीएम्प्टिव, क्योंकि ये इसकी नेचुरली नॉन प्रीएम्प्टिव है। समझ आ गया ये क्या प्रॉब्लम है? जी सर, अभी इलेक्शन में भी यही हुआ है हमारे साथ, आर्मी वाले कन्वॉय बना के ले गए हैं। आर्मी वालों ने कन्वॉय बनाते रहे और 2 घंटे जाया किया उन्होंने, पागलों ने। हाँ, बस वो ये चीज़ है। कंप्लीट किया।
हाँ बस सही। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो है जिसको आप शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट भी बोलते हो, SJF SJN मुख्तलिफ नाम है इसके, लेकिन ज्यादातर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यूज होता है। नाम भी बता रहा है कि किस प्रोसेस को नेक्स्ट CPU मिलेगा जिसका शॉर्टेस्ट जॉब होगी। शॉर्टेस्ट जॉब से मुराद है जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, उसको आपने CPU देना। तो देखो जी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या SJN भी इसको बोलते हैं, क्या करता है वर्किंग देखो, पिक द जॉब, यानी कि ऐसे प्रोसेस को पिक करेगा दैट विल टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। लेट्स से 4-5 प्रोसेस पड़े हैं, P1 P2 P3, एक कंप्लीशन के लिए चाहिए 4 सेकंड, एक को चाहिए 3, एक को चाहिए 5, तो ये 3 वाले को सिलेक्ट करेगा कि इसको कम से कम टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए, उसके बाद ये 4 वाले को और फिर 5 वाले। अच्छा, इसमें दोनों पॉसिबल है, नॉन प्रीएम्प्टिव केस भी पॉसिबल है कि एक दफा एक प्रोसेस को आपने CPU दे दिया तो उसी के पास रहेगा, और प्रीएम्प्टिव केस भी पॉसिबल है। वो कैसे कि सर आपने एक दफा जो डिसाइड कर लिया था कि इसको कम टाइम चाहिए तो उसे लेंगे क्यों। देखो, एक को चाहिए थे 3 सेकंड कंप्लीट होने के लिए, एक को 4, एक को 5, अब आपने 3 वाले को दे दिया। अब इसने 1 सेकंड या खुद को एग्जीक्यूट किया था, लेट से ऊपर से एक और प्रोसेस इंटर हो गया रेडी क्यू पे और उसको चाहिए सिर्फ 1 सेकंड। अभी देखो, इसको मजीद 2 सेकंड चाहिए, इसको 4 सेकंड चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 1 चाहिए। अब हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हम, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम कहता है कि इसको सबसे कम टाइम चाहिए उसको दो, इससे लेके इसको देंगे। तो ये इसमें प्रीएम्प्टिव भी पॉसिबल है, नॉन प्रीएम्प्टिव तो है ही, प्रीएम्प्टिव भी पॉसिबल। बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्लाई हुआ है तो आपको गारंटी देता है कि आपके पास वेटिंग टाइम जो है ना बाकी तमाम एल्गोरिथम से ये कम से कम देगा। इजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच सिस्टम, बैच सिस्टम ये होता है कि जिसमें आपको पहले से हर चीज पता होती है कि इतने टाइम ये प्रोसेस चलेगा, फिर ये एक आउटपुट देगा, वो आउटपुट जो है ना नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए इनपुट बनेगी, फिर वो इतना टाइम चलेगा, फिर वो एक इनपुट देगा। इस तरह करके बैच बना के जो है ना आप जॉब्स के रन कर देते हो, आपको ऑलरेडी पता होता है कि इतने टाइम के लिए चलना। उसमें ये आसान है क्योंकि आपको पता होगा इस प्रोसेस को 3 सेकंड चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 5 चाहिए, तो आप 3 वाले को पहले रन करोगे। लेकिन इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरेक्टिव सिस्टम, इंटरेक्टिव सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें यूजर से इनपुट आपको लेनी पड़ती है। अब लेकिन मैंने कहा कि इंटर या प्रेस वाई टू कंटिन्यू, अब मैं हूं, मैं फौरन से प्रेस कर देता हूँ, एक यूजर है वो 7-8 सेकंड के बाद प्रेस कर रहा है, एक है वो प्रेस कर ही नहीं रहा। तो इस पे मैं बता नहीं सकता कि इंटरेक्टिव सिस्टम में कि मेरा जो है ना एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ प्रोसेस का, अगर तो फौरन से कर दो हो सकता है 3 सेकंड में हो जाए, अब वो प्रेस करने वाला ही 10 सेकंड ले लेता है तो फिर ये मजबूरी है 13। तो इसमें मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना टाइम लेगा। तो इस तरह वो बता रहा है कि इंटरेक्टिव सिस्टम में इसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि CPU कितना चाहिए होगा एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए। आखिरी पॉइंट है कि द प्रोसेसर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम प्रोसेस विल टेक, CPU को पता होना चाहिए कि टाइम जो है ना कितना लगेगा, जाहिर बात है तभी आप इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हो। तो इसका तरीकाकार देख लो कैसे ये जो है इंप्लीमेंट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, गैंट चार्ट तो हमें बनाना ही पड़ेगा, वो हम बनाएंगे, बाकी चीजें बाद में निकलती। पहले हम समझते हैं, देखो क्या है, ये आपके पास दिया गया है, प्रोसेस P1 है, उसको चाहिए 6 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए, P2 को 8, P3 को 7 और P4 को 3। तो अब मैंने जैसे ही देखा मुझे पता चल गया कि यार P4 को जो है ना सबसे कम टाइम चाहिए 3, तो मेरे इस एल्गोरिथम के मुताबिक सबसे पहले मैं P4 को रन करूंगा। और अभी मैं नॉन प्रीएम्प्टिव केस को देखा, एक दफा इसको दे दिया तो मैं इसे लूंगा नहीं। तो जैसे ही मैंने P0 से लेके टाइम से इसको दिया तो 3 यूनिट ऑफ टाइम जो है ना ये P4 रन होगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, कंप्लीट हो गया, ये बाहर हो गया कंपटीशन से बाहर। अब मेरे पास कंपटीशन है 6, 8 और 7 का, तो नेक्स्ट सबसे कम CPU टाइम चाहिए P1 को, तो इसके बाद 3 से लेके 6 यानी 9 पॉइंट तक जो है ना P1 रन होगा। ये कंप्लीट हो गया, ये बाहर। अब 7 का और 8 का कंपटीशन है, तो 7 टाइम कम है, तो 9 से लेके 16 तक यानी कि 7 टाइम यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन होगा मेरे पास P3, और आखिर में मेरे पास 8, 16 से 24 तक P2 बचा हुआ, ये रन होगा। तो इस तरह इसका गैंट चार्ट बनेगा। तो अब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको बना भी देता हूँ। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये गैंट चार्ट यहाँ पे बन गया है, 0 से लेकर 3 तक, 3 से 6, 9, 9 से 16 और आखिर में 16 से 24 तक। तो देखिए जी, ये चीज हमें दी गई है, अराइवल टाइम नहीं दिया गया तो आप 0 एज्यूम करोगे, और ब्रस्ट टाइम जो है ना वो सबका दिया गया। अब मैंने क्या निकालना है, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का फार्मूला मुझे पता है, अगर नहीं भी पता फार्मूला कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से इस तरफ से मैं स्टार्ट लूंगा गैंट चार्ट के टेल एंड से,
और मैं देखता हूँ कि हर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है। तो मुझे पता चला कि पहले प्रोसेस पड़ा है सबसे पहले P2 और उसका एंड टाइम है 24। तो मैं P2 के कंप्लीशन टाइम वाले सेल में आके 24 को इंटर कर दूँ। नेक्स्ट मैंने मूव किया तो P3 पड़ा है और 16, तो P3 के अगेंस्ट में कंप्लीशन टाइम में 16 इंटर कर दूँ। नेक्स्ट मैंने मूव किया P1 और उसका कंप्लीशन टाइम या एंड टाइम 9, तो P1 के आगे कंप्लीशन टाइम में 9। अगेन मैंने मूव किया तो P4 और 3, तो P4 के कंप्लीशन टाइम में लिख दूंगा 3। अब इसका मुझे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी नॉन प्रीएम्प्टिव हैं उसमें क्योंकि अराइवल टाइम 0 होता है और हमने कंप्लीशन ये निकालना होता है टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करके, तो 0 जिसमें से भी माइनस करोगे उसका जवाब सेम ही आएगा। तो मैं फौरन से लिख देता हूँ, इसका 9, इसका 24, इसका 16 और इसका 3। अब मैंने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम मुझे पता है कि टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को मैंने माइनस करना है, तो मैं बाकियों को रेज कर देता हूँ, तो उन्हीं दो पे निशान लगा लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेट करने में आसानी। टर्न अराउंड टाइम और इसमें से बर्स्ट टाइम को मुझे माइनस करना है। तो 9 माइनस 6 पहले के लिए 3, 24 माइनस 8 दूसरे के लिए 16, 16 माइनस 7 9 और 3 माइनस 3 0। तो आपको गैंट चार्ट से पता लग रहा होगा कि P4 ने 0 वेट किया है, बिल्कुल जी। P3 ने 9 यूनिट ऑफ टाइम, देखो P3 को यहाँ पे मिला था 9 यूनिट ऑफ टाइम, और इस तरह के बाकियों का भी। तो इसका भी सेम तरीका है वेटिंग टाइम निकालने के लिए। 3 + 16 19, 19 + 9 19 27, 27/4, तो जो भी आपका आएगा लेट से के 28 कर लेते हैं हम, 7 ऑलमोस्ट जो है ना आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आएगा। तो इसी तरह आप टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हो, इन सबको जमा करके 4 से डिवाइड करते तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम भी निकल आएगा। ये चीज मैंने आगे जो है ना कर भी दी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है। ये हमारे पास जो है ना पहला केस आने लगा है प्रीएम्प्टिव केस। ये चीजें भी यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो जाए, मुश्किल से मुराद है कि कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाए। ये मुश्किल नहीं, क्या नहीं है। तो देखें ये क्या है, देखें प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ना प्रीएम्प्टिव वे में होती है। हमने पहले देखा था कि दोनों तरीकों से हो सकता है, तो पहले हमने नॉन प्रीएम्प्टिव केस को देख लिया, अब हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के प्रीएम्प्टिव केस को देखें। लेकिन द प्रोसेसर इज एलोकेटेड टू द जॉब क्लोजेस्ट टू द कंप्लीशन, सेम वही है, तरीकाकार वही है, लेकिन इसमें मसला ये है कि नया प्रोसेस जो है ना वो भी किसी भी वक्त आ सकता है, तो आपको सबके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। उसमें तो ये था ना एक दफा आ गया सबका अराइवल टाइम 0, इसमें सबका अराइवल टाइम 0 नहीं होगा, अराइवल टाइम कोई भी हो सकता है और किसी भी वक्त जो है ना वो इंटर हो सकता है। तो अब हम इसको सबके साथ जो पहले पढ़े हैं उनके साथ भी कंपेयर करेंगे और जो नया आ रहा होगा उसके साथ भी कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है कि हमें इसमें टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल उसी तरह जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की है बैच सिस्टम में आप कर सकते हो, इंटरेक्टिव सिस्टम इसको नहीं कर सकते। और आखिरी पॉइंट इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसको समझना। Once all the processes are available in the ready queue, कि लेट्स से कि अभी जो है ना अराइवल टाइम 0 पे जो है ना मेरे पास P1 और P2 पड़ा था, तो नेक्स्ट क्लॉक मूव किया तो 1 हो गया, तो 1 अराइवल टाइम पे मेरे पास P3 आ गया। नेक्स्ट क्लॉक टाइम हुआ 2, तो उस पर मेरे पास P4 आ गया। अच्छा बस उसके बाद जो है ना यही प्रोसेस मेरे पास सिस्टम में टोटल थे। ये बात वो कह रहा है कि एक दफा आपके जितने भी प्रोसेस थे वो रेडी क्यू में आ गए, उसके बाद जो है ना प्रीएम्पशन नहीं होगी। प्रीएम्पशन तब तक होगी जब तक नए प्रोसेस आते रहेंगे, और एक दफा सारे प्रोसेस आ गए तो प्रीएम्पशन खत्म हो जाएगी। और अगर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में से प्रीएम्पशन निकाल दो तो वो सिंपल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बन जाता है। इससे क्या मुराद है अभी आप समझ लोगे, अगर आप ये पॉइंट आपको समझ नहीं भी आया इंप्लीमेंटेशन में इसको समझ। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि समझने के बाद जब आप रिवाइज करो तब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहले हम इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए जी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें हम अराइवल टाइम का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तो प्रोसेस के साथ साथ उसका अराइवल टाइम भी दिया गया। अब हमें जो है ना रन टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे? जैसे जी मैं बनाता हूँ इसका गैंट चार्ट, 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो देखो 0 अराइवल टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस था मेरे पास P1 और उसका बर्स्ट टाइम था 8। अब जितना भी था ही एक, कोई कंप्लीट मेरे पास कंपटीशन में है ही नहीं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसी को दूं। तो लेट्स से कि जो है ना मैंने P1 को प्रोसेस दे दी। अब जो मेरे पास नेक्स्ट साइकिल हुआ तो 0 से वैल्यू अराइवल टाइम से चेंज होकर 1 हो गई। जैसे ही 1 हुई एक नया प्रोसेस मेरे पास सिस्टम में एंटर हुआ,
अब देखो 1 सेकंड जो है ना, अब इसको सेकंड लगा के चलो, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगी। 1 सेकंड के बाद नया प्रोसेस इंटर हुआ, यानी कि उस दौरान इसको सीपीयू मिल चुका था, इसने 1 सेकंड खुद को एग्जीक्यूट कर लिया था, तो ये 8 में से कम होकर 7 रह गया। अब मेरे पास नया प्रोसेस इंटर हुआ, जिसका अराइवल टाइम 1 लिखा हुआ है और इसका बर्स्ट टाइम था 4। तो अब मेरे पास 2 प्रोसेस सिस्टम में मौजूद, एक P1 और एक P2। P2 को चाहिए 4 यूनिट ऑफ टाइम अपने आप को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और P1 को टोटल तो 8 चाहिए थे, लेकिन इस वक्त तक वो 1 अपना गुजार चुका है, तो उसको चाहिए 7। तो अब मेरा कंपटीशन है 4 में और 7 में, तो मैंने देना है जिसका बर्स्ट टाइम कम हो। तो यहाँ पे किसका कम है? P2 का। P2 को, यानी कि 4। तो हाँ, तो यहाँ पे अब होगी प्रीएम्पशन। P1 के पास था, P1 से ले लिया जाएगा, तो यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद P1 से प्रोसेस ले लिया गया और P2 को दे दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट क्लॉक ने मूव किया तो टाइम हो गया मेरे पास 2। अब जैसे ही टाइम 2 हुआ तो प्रोसेस P2 उस वक्त अपना 1 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट कर चुका था, तो वो अब कम होके रह गया 3। लेकिन ये 7 ही रहेगा क्योंकि इसने एग्जीक्यूट अब नहीं किया, इससे तो हमने सीपीयू ले लिया था, इसको दिया था, तभी तो इसका एक हुआ है, तो ये 7 पे ही रहेगा, ये कम करके 3 पे रह जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना नया प्रोसेस इंटर हुआ है P3 और उसका एग्जीक्यूशन टाइम बर्स्ट टाइम है 9। अब मेरा कंपटीशन इन 3 के साथ है, 9, 3 और 7। तो कौन सा कम है इसमें? P2 वाला ही कम है, तो दूसरे क्लॉक टाइम के लिए भी P2 ही रन होगा। तो लो जी, मैं यहाँ पे इसको P2 को ही रन कर देता हूँ। अब P2 रन हुआ तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल हुआ 3, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 3। अब जैसे ये हुआ तो इसका मतलब है P2 ने अपना एक और यूनिट ऑफ टाइम जो एग्जीक्यूट कर लिया है, तो 3 में से कम होके ये रह जाएगा 2। अब प्रोसेस P4 इंटर हुआ, अब इसका यूनिट बर्स्ट टाइम मैंने देखा 5 है, तो अब फिर मैं सबके साथ कंपेयर करूंगा, 5, 9, 2 और 7, इसमें से किसका कम है? P2 का ही कम है स्टिल 2। तो अब 3 यूनिट ऑफ मतलब तीसरे टाइम के लिए भी यही रन होगा। और हमने पढ़ा था कि एक दफा तमाम के तमाम प्रोसेस रेडी क्यू में आ गए, उसके बाद समझ लो कि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही है। तो 3 पे ही आया तो उसने एक और अपना कंप्लीट कर लिया, तो इसका रह गया 1। अब सारे प्रोसेस आ गए हैं, अब बेशक मैं चेक ना भी करूं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगा सकता हूं। तो अब मेरा कंपटीशन है 1, 7, 9 और 5 में, तो 1 वाला ही आएगा। तो 4, 1, 2, 3, 4, 5 अब मेरे मतलब ही हो गए, क्योंकि 0, 2, 3, 4, 5। तो P2 अपने आप को 4 यूनिट ऑफ टाइम तक यहाँ पे रन कर चुका है। अच्छा, उसके बाद देखो ये अपने आप को एग्जीक्यूट करके हो गया बाहर। अब मेरा कंपटीशन रह गया 5 में, 9 में और 7 में। तो मैंने देखा कि 5 जो है ना वो अब कम से कम, तो इस पॉइंट के बाद मैं दे दूंगा P4 को। तो 5 से लेके 5 या यूनिट ऑफ टाइम ये पूरा चलेगा। अब तो प्रीएम्पशन खत्म हो गई है ना, तो 10 तक आ गए, अब ये भी कंपटीशन से बाहर। उसके बाद देखो 7 में और 9 में रह गया, तो 7 कम है, तो इसके बाद 7 यूनिट ऑफ टाइम में दे दूंगा P1, तो वो चलेगा 17 तक। अब ये भी बाहर हो गया। अब रही मेरे पास सिर्फ 9 गया, तो अब तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो 17 से 9 यानी कि 26 तक P3 रन है। तो इस तरह करके ये चीज कंप्लीट होगी। अभी लेट्स से कि अगर कोई और भी आ जाता तो मैं उसके साथ भी कंपेयर करता। तो इसमें आपको हर एक यूनिट टाइम कंजम्पशन के बाद वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा बर्स्ट टाइम की, तभी जो है ना आप इसको एक्चुअल कर पाओगे। वरना अगर आपने कहीं पे भूल गए इसको अपडेट करना, तब फिर ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान के साथ जो है ना वैल्यूज को अपडेट करना। अच्छा जी, देखें अब हम इसके जो है कंप्लीशन टाइम को, अब आपको समझ आएगी कि मैं ये क्यों कह रहा था कि इस तरफ से जो है ना आपने शुरू करना। तो देखो पहले आपके पास शो हो रहा है P3, तो P3 का एंड टाइम मुझे पता चल गया है 26। तो P3 में मैं आया कंप्लीशन टाइम में 26 लिख दी। नेक्स्ट मुझे शो हो रहा है P1 का और वो है 17, तो मैं P1 के पास आया तो मैंने 17 लिख दी। नेक्स्ट मुझे शो हो रहा है P4 का और वो है 10, तो मैं P4 के कंप्लीशन टाइम वाले सेल में गया और 10 लिख दिया। नेक्स्ट मुझे शो हो रहा है 5 और वो है P2 का, तो P2 वाले सेल में गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब नेक्स्ट अगेन मुझे शो हो रहा है 1 और वो है P1 का,
और जैसे ही मैं P1 में आया तो मुझे पता चला कि वहां तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर आप टेल एंड से शुरू करते हो और आप देखते हो कि ऑलरेडी उसकी वैल्यू लिखी हुई है तो डोंट अपडेट इट, तो आपने अपडेट नहीं करनी। वरना अगर आप इधर से चलोगे तो फिर आपको अब समझ नहीं आएगी, आप तो P1 में 1 लिख दोगे कंप्लीशन टाइम पे, तो उसके बाद 0, तो ये क्यों होगी मेरे पास खत्म। तो ये मेरे पास जो है ना हर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकल। तो अब मैंने टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो अब टर्न अराउंड टाइम जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। पहले तो सेम आता रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि जैसे ही प्रिमिटिव वर्जन आएंगे तो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो 17 - 0, क्योंकि अभी तो 0 अराइवल टाइम बताइए तो 17 ही आएगा। अब देखो 5 - 1, तो ये आ गया 4 मेरे पास, तो ये अब कंप्लीशन टाइम से जो है ना चेंज आ रहा है। 26 - 2 24, ये भी देखो अब कंप्लीशन टाइम से चेंज आ रहा है। और 10 - 3 7, ये भी देखो चेंज आ रहा है। तो जो कह रहे थे कि सर टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम तो सेम है, अब देखोगे कि सेम नहीं है। अच्छा, अब मैंने निकालना है किसका वेटिंग टाइम, और मुझे पता है कि वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम में से रस्ट टाइम को माइनस करना। तो 17 - 8 9, 4 - 4 0, 24 - 9 15, और 7 - 5 2, 9 और 2 11, 11 जमा 15 26 डिवाइड बाई 4। तो ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी 4 6 24 6.5, ये एवरेज वेटिंग टाइम हर प्रोसेस का। और इसी तरह टर्न अराउंड टाइम निकाल। ठीक है, तो ये हमारे पास था और P3 shortest का minute time। कंप्लीशन टाइम, इसका P3 का, जी अच्छा ये जो 26 आपने राइट से लिखे हुए हैं, जी राइट साइड से लेने हैं, ठीक है, ये वाली कंप्लीशन टाइम है। जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग भी दोनों तरीकों से इंप्लीमेंट की जा सकती है, प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव। तमाम प्रोसेस है सर। अब इसमें होता क्या है, देखो हर प्रोसेस के साथ जो है ना आपने एक प्रायोरिटी स्पेसिफाई कर दी होती है, और वो वेरी करती है 1 से लेके 127 तक, ये मैं पहले ही बता चुका। स्लाइड कीजिएगा सर। सर काफी नहीं है, काफी, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये प्रायोरिटी कर लेते हैं, फिर चलो काम इसको बंद करते हैं। मिक्स हो जाएगा, पिछले तो सर जी समझ एक आ मिनट गया। पिछली स्लाइड कीजिएगा। अच्छा चले ठीक है जी, जैसे आप लोगों का दिल है। सर जी एक मिनट पिछली स्लाइड कीजिएगा। अच्छा मैं